तो बरूटो के लास्ट एपिसोड में हमने देखा जो ये जुड़वा भाई थे वह हसीरामा सेल लेके अपने विलेज जा रहे थे और बरूटो और उसके साथी उनका पीछा करने लगते हैं। लेकिन तभी उन्हें रास्ते में डीपा मिल जाता है और वो इनसे हसीरामा सेल के बारे में पूछने लगता है, लेकिन ये लोग उससे बच के भाग जाते हैं और अब वो जुड़वा भाई हसीरामा सेल को बचाने के लिए बरूटो और उसकी टीम से फाइट करते हैं और वो इसके लिए अपने आप को सेक्रीफाइस भी कर देते हैं। और बस अब ये दो भाई बचे थे जिसे बरूटो समझा देता है कि डीपा उनका पीछा कर रहा है क्योंकि वो हसीरामा सेल के पीछे है। और तभी यहाँ पे डीपा पहुंच जाता है जो कि इन पे अटैक कर देता है और ये उन दोनों भाइयों को भी खत्म कर देता है। और इसने बरूटो और सरादा की हालत भी काफी ज्यादा खराब कर दी थी, इसलिए मित्सुकी उन्हें बचाने के लिए अपने सेज मोड में आ गया था और वो बरूटो और सरादा को लेकर यहाँ से दूर भाग जाता है। लेकिन हसीरामा सेल डीपा के हाथ लग गया था। तो गाइस अब देखना ये है कि आगे क्या होने वाला है। और गाइस ये वीडियो एक लॉन्ग वीडियो है जिसमें आपको काफी ज्यादा मजा आएगा, तो प्लीज वीडियो को पूरा वॉच करना क्योंकि ये एक पूरा कंप्लीट आर्क है, तो एक एक पॉइंट आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और गाइस हाँ, मेरी इस मेहनत के लिए प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे भी न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मोटिवेट करने के लिए कोई भी प्यारा सा कमेंट कर देना ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी से लेकर आ जाऊं। और इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं हम 10K लाइक्स, तो जल्दी से उसको कंप्लीट करा देना। तो अब देखते हैं आगे। फिर हमें यूबीना को दिखाया जाता है जो कि अपनी क्लिनिक में काफी ज्यादा बोर बैठी होती है। तभी अचानक बाहर से धमाके की आवाज आती है और जैसे वो बाहर जाकर देखती है वहाँ पर मित्सुकी सरादा और बरूटो को लेकर आया होता है और इनकी हालत काफी ज्यादा खराब थी और वो इनका ट्रीटमेंट करने लगती है। जिसके बाद कोनोहामारू और मोजिनो सरादा और बरूटो को लेकर लीफ विलेज पहुंच जाते हैं और वहाँ पर साकुरा डॉक्टर की टीम के साथ होती है और वो इनसे कहती है कि हम इनका ट्रीटमेंट कर देंगे, साथ में आपको भी इलाज की जरूरत है। और बरूटो की मॉम भी काफी ज्यादा चिंता कर रही थी। तभी नारुतो आकर उससे कहता है तुम चिंता मत करो, मुझे पता है साकुरा उन्हें जल्दी ही ठीक कर देगी। कोनोहामारू नारुतो से आकर माफी मांगने लगता है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं इन लोगों को बचा नहीं पाया। नारुतो से कहता है तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, कई बार हमारी जिंदगी में ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है जिसमें हम चाह कर भी अपने दोस्तों को बचा नहीं पाते। और कोनोहामारू कहता है कि हमने मित्सुकी को ओरिचिमारू की लैब में भेज दिया है क्योंकि उसकी इंजरीज काफी ज्यादा खतरनाक थी और नॉर्मली हम उसे यहाँ पर ठीक नहीं कर पाते। फिर हम ओरिचिमारू की लैब में मित्सुकी को देखते हैं जहाँ पर अडल्ट मित्सुकी कहता है मित्सुकी की हालत काफी ज्यादा रिस्की है। ओरिचिमारू कहता है कि मैंने इससे कहा था कि सेज मोड का इस्तेमाल ना करे, देखो इसकी बॉडी का क्या हाल हो गया है। ओरिचिमारू कहता है इसके ऑर्गन्स पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, तो हम इसके ऑर्गन्स दोबारा से बनाने होंगे। अडल्ट मित्सुकी कहता है कि हमारे पास इतना टाइम है कि हम इसके ऑर्गन्स दोबारा से बनाएं। ओरिचिमारू कहता है कि हमें कुछ भी करके इसको जिंदा रखना होगा क्योंकि ये मेरा एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो कि काफी ज्यादा आगे बढ़ चुका है। अब कोनोहामारू सभी लोगों को ये बता देता है कि वहाँ पर क्या हुआ था और विक्टर और डीपा नाम के बंदों ने इन पे अटैक किया। सही कहता है कि मैंने इनके बारे में काफी ज्यादा रिसर्च की, ग्रेट नेशन की किसी भी बिंगो बुक में इन लोगों का नाम नहीं है। आखिरकार ये लोग हसीरामा सेल का करना क्या चाहते हैं। सास्के कहता है जरूर ये कारा से रिलेटेड है, जिस ऑर्गेनाइजेशन की जांच हम कर रहे थे शायद ये वही है। कोनोहामारू कहता है मुझे पता है कि विक्टर की कंपनी कहाँ पर है। शिकामारू कहता है कि वहाँ पे जाना इतना भी आसान नहीं है क्योंकि वो कंपनी लैंड ऑफ वैली के अंदर आती है, तो हमें पहले वहाँ के लोगों से बात करनी होगी। फिर हम विक्टर को देखते हैं जो कि हसीरामा सेल पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। अरे विक्टर जल्दी करो, मुझसे और ज्यादा सब्र नहीं होता। अरे चुपचाप होकर बैठ जा वहाँ पर, अगर हम थोड़ी सी भी गलती करेंगे तो हमें दोबारा से हसीरामा सेल नहीं मिल पाएंगे। डीपा कहता है ये सब कुछ उसकी वजह से हो रहा है, अगर वो प्लान के अकॉर्डिंग चलता तो ऐसा कुछ नहीं होता। अरे अब तुम्हें क्या दिक्कत हो गई है उनकी वजह से, तुमने तो वही किया जो तुम करना चाहते थे और तुम्हारी वजह से उन लोगों को ये भी पता चल गया होगा कि आखिरकार हम कर क्या रहे हैं। डीपा कहता है तुम्हें इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम दोनों तो ऐसे बंदे थे जिस पर सबसे कम ट्रस्ट था उस ऑर्गेनाइजेशन को। विक्टर कहता है तू मेरा दिमाग मत खराब कर, यहाँ पे बैठा बैठा बातें मत मार, जाके वो एलिमेंट लेगा जिसको मैंने तुझे बोला है। फिर हम बरूटो को देखते हैं जिसे होश आ चुका है और वो शिजुनो से पूछता है मित्सुकी कहाँ पर है। फिर हम सरादा को भी देखते हैं जिसे होश आ चुका है और उसकी मॉम कहती है कि तुम्हें अभी थोड़ी रेस्ट की जरूरत है और हम तुम्हारा एक टेस्ट भी करेंगे। फिर हम देखते हैं कि इन दोनों का ही एक टेस्ट बचा होता है और ये एक ही वेटिंग रूम में बैठे होते हैं और ये उस सिचुएशन को लेकर काफी ज्यादा ट्रॉमेटाइज थे और ये दोनों अपने अपने आप को ब्लेम कर रहे थे कि ये एक दूसरे को नहीं बचा पाए। फिर डेंकी आयाबे और मेटली उससे मिलने के लिए आते हैं और बरूटो ने देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वहीं वसाबी और नामिता भी सरादे से मिलने के लिए आई थी। अब शिकामारू कोनोहामारू को आके बताता है कि उसने परमिशन ले ली है और वो लैंड ऑफ वैली में जा सकता है, लेकिन तुम्हें विक्टर की कंपनी को जाकर
सिर्फ ऑब्जर्व करना है, तुम्हें वहाँ पे कोई भी गड़बड़ नहीं करनी। कोनोहामारू कहता है आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं सारा कुछ संभाल लूंगा। फिर हम बरूटो और सरादा के सभी दोस्तों को देखते हैं। अयाबे कहता है मुझे बरूटो थोड़ा सा अजीब लगा क्योंकि वो पहले से काफी ज्यादा एक्साइटेड है और उसे इस मिशन में फेल होने की कोई भी चिंता नहीं है। हमें उन लोगों पर नजर रखनी होगी। इधर हम सरादा को देखते हैं जो कि पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है। जब बरूटो के दोस्त बरूटो को देखने के लिए आते हैं तो वो वहाँ पर नहीं होता और सरादा भी अपने रूम में नहीं थी और ये लोग समझ जाते हैं कि बरूटो इसलिए चिल था क्योंकि वो मित्सुकी का बदला लेना चाहता है। अब कोनोहामारू अपने मिशन के लिए जा रहा था, तभी वहाँ पे मोजिनो आ जाता है। चलो यार मिशन पे चलते हैं। कोनोहामारू से कहता है इस मिशन में मेरी जान का भी खतरा हो सकता है तो इसलिए मैं तुम्हें लेकर नहीं जा सकता। अरे अब छोड़ो भी, हम दोनों साथ चलेंगे, जो होगा देखा जाएगा। तभी वहाँ पर बरूटो और सरादा भी आ जाते हैं। अबे यार अब इनको भी साथ में लेके जाना होगा और कोनोहामारू इन बच्चों से माफी भी मांगता है क्योंकि वो इनको नहीं बचा पाया। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे साकुरा और बरूटो के दोस्त भी आ जाते हैं। अब सरादा उन लोगों से ये कह रही थी हम आपके साथ नहीं जाना चाहते क्योंकि हमें पता है कि हम काफी ज्यादा वीक हैं, तो सबसे पहले हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग करेंगे। चलो सही है, अब की तुमने एक शिनोबी वाली बात। फिर बरूटो सरादा से वादा करता है कि ये दोनों काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होकर ही मिलेंगे और अगले दिन जब वो सास्के के पास ट्रेनिंग करने जाता है तो सरादा वहाँ पर ऑलरेडी खड़ी होती है और ये बात कर रहा था कि ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने के बाद ही मिलेंगे। नल्ला बरूटो। सास्के उनसे कहता है मुझे जितना आता था मैंने तुम्हें सिखा दिया है, लेकिन एक बंदा है जो कि तुम्हें राशिनगान और अच्छे से सिखा सकता है। फिर हमें काकाशी को दिखाया जाता है जो कि आराम से डम्पलिंग खा रहा था। अब काकाशी वहाँ से जाने लगता है, तभी उसकी जेब में से एक बेल गिरती है और उसे ऐसा लगता है कि जरूर उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है। तभी अचानक वहाँ पर बरूटो भी पहुँच जाता है। हे काकाशी सेंसे, फाइनली आप मुझे मिल चुके हो। और काकाशी उससे बोलता है अरे देखो रेस 3 का सलमान खान। और जैसे वो ऊपर देखता है काकाशी वहाँ से निकलने की ट्राई करता है। अरे यार आप मुझसे बचने की ट्राई क्यों कर रहे हो? अरे बच्चे मुझे पता है कि तुम मुझे परेशान करना चाहते हो। और बरूटो से कहता है प्लीज मेरी ट्रेनिंग में हेल्प कीजिए, मैं चाहता हूँ कि मेरा राशन गन मेरे डैड की तरह एक जाइंट राशन गन में कन्वर्ट हो। अरे सुनो बच्चे, अब मैं रिटायर हो चुका हूँ तो ये मेरे बस की बात नहीं है। और बरूटो उससे रिक्वेस्ट करने लगता है अरे वैसे मैं तुम्हें बता दूं ये तुम्हारी बस की बात नहीं है क्योंकि तुम्हारे डैड के पास एक 9 टेल का चक्रा है, इसलिए वो एक जाइंट राशन गन बना सकते हैं। और बरूटो कहता है लेकिन फिर भी हम एक ट्राई तो कर ही सकते हैं। अब बरूटो एक राशन गन बनाकर दीवार में मारता है जिससे एक छोटा सा छेद हो जाता है। अब काकाशी कहता है अच्छा तो तुम मानोगे नहीं, और उसके अटैक से एक काफी बड़ा छेद हो जाता है और वो कहता है यही मेरी लिमिट है और इससे बड़ा राशन गन मैं नहीं बना सकता। बरूटो उससे कहता है कुछ भी कीजिए प्लीज मुझे ट्रेनिंग कराइए, जिसके बाद काकाशी मान जाता है। सबसे पहले तुम्हें जानना होगा चेंज इन नेचर, चेंज इन चक्रा फॉर्म क्या है। दरअसल 5 तरह के चक्रा नेचर होते हैं जिसमें होते हैं फायर, विंड, वाटर, लाइटनिंग और अर्थ स्टाइल। और इन 5 तरह के चक्रा को हम नेचर में कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसे बरूटो तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारा चक्रा नेचर किस तरह का है? वो कहता है कि शायद मेरा विंड स्टाइल का है, तभी शायद मैं गेल पाम का इस्तेमाल कर सकता हूँ। हाँ शायद तुम सही कह रहे हो, मुझे भी ऐसा लगता है कि तुम्हारा नेचर विंड स्टाइल है। और फिर वो उसे अपना चितोरी दिखाने लगता है। दरअसल ये एक लाइटनिंग स्टाइल अटैक नहीं है, मैं इसे अलग अलग नेचर में कन्वर्ट कर सकता हूँ। और बरूटो ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। अब काकाशी उससे एक राशन गन से अटैक कराता है जिससे पत्थर पे एक छोटा सा स्क्रैच आता है। तो तुम्हारा राशन गन एक वैनिशिंग राशन गन है और ये इसलिए होता है क्योंकि तुम लाइटनिंग स्टाइल के चक्रा को उसके अंदर मैच करते हो, लेकिन तुम्हारा जो चक्रा है उसे वो वैनिश करने का काम करता है जिससे वो अपनी पूरी पावर में नहीं आ पाता। और अगर तुम अपने राशन गन के साथ विंड स्टाइल नेचर मिलाओ तो हो सकता है तुम्हारा राशन गन काफी ज्यादा खतरनाक बन जाए। और बरूटो अब ऐसे ही करता है, लेकिन उसका राशन गन उसके हाथ में टिकता ही नहीं है। अब सरादा अपने डैड को चितोरी सिखाने के लिए कहती है। उसके डैड कहते हैं कि ये काफी ज्यादा मुश्किल है कि उसकी पावर काफी ज्यादा ऑफेंसिव है, लेकिन उसे काउंटर करना काफी ज्यादा आसान होता है, इसलिए हमें साथ में अपने शारिन गन का इस्तेमाल करना होता है ताकि हम अपने एनिमे के काउंटर अटैक्स को देख सके। अब ये लोग उसे ट्राई करने लगते हैं। सरादा जैसे ही सास्के पे अटैक करती है, सास्के अपने शारिन गन का इस्तेमाल करके सरादा पे अटैक कर देता है और वो ये देख के काफी ज्यादा शॉक थी क्योंकि सास्के का अटैक उसको बिल्कुल भी दिखाई नहीं दिया। सास्के कहता है तुम्हारा जो शारिन गन है वो 1 टोमोई शारिन गन है और मेरे पास 3 टोमोई शारिन गन है, तो तुम्हें चितोरी सीखने के लिए 2 टोमोई शारिन गन तुम्हारे पास होने चाहिए, तभी तुम अपने एनिमे के अटैक को देख पाओगी। और वो कहती है तो चलो फिर मुझे इसी की ट्रेनिंग करवा दो। और सास्के उसे आयरन बॉल को डॉज करने के लिए कहता है, लेकिन सरादा ऐसा नहीं कर पाती और सरादा कहती है आप चिंता मत कीजिए, मैं ये करके रहूंगी। फिर हम कोनोहामारू और मोजिनो को देखते हैं जो कि विक्टर के पास बैठे होते हैं और विक्टर उन्हें कहता है कि तुमने लैंड ऑफ साइलेंस में मुझे काफी कड़ी टक्कर दी और सच में तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन मैं उन चीजों
चीजों को भुलाना चाहता हूँ, उसकी वजह से हम अपने रिश्ते खराब नहीं कर सकते। और वैसे मैंने सुना है कि तुम मेरी कंपनी को ऑब्जर्व करने आए हो, तो मेरी रिसर्च तुम्हें कैसी लगी? कोनोहामारू कहता है ये सच में काफी ज्यादा बढ़िया है। मोजिनो उससे कहता है ये काफी ज्यादा अजीब नहीं है कि आपने काफी जल्दी एक मेडिकल फैसिलिटी खड़ी कर दी। विक्टर कहता है कि ग्रेट वॉर में हमने काफी सारी सेक्रीफाइस का सामना किया है, तो इसलिए ये उसी की वजह से है। अब कोनोहामारू मोजिनो को चुप कराते हुए कहता है दरअसल हम जानना चाहते हैं कि आप हाशिरामा सेल का करना क्या चाहते हो। अरे हम उसका कर ही क्या सकते हैं, हमें उससे एक मेडिकल फैसिलिटी बनानी है। मोजिनो से कहता है वैसे आप उसे पाने के लिए काफी हद तक गिर गए थे। हाँ, हमें अपने हाशिरामा सेल पाने के लिए ऐसा करना पड़ा। वेट, क्या आपने कहा आपके हाशिरामा सेल? विक्टर कहता है हाँ, क्योंकि वो हमारी फैसिलिटी टीम ने बनाए हैं। कोनोहामारू कहता है नहीं, वो लीफ विलेज की प्रॉपर्टी है जो कि फर्स्ट होगागे हाशिरामा की बॉडी से निकलते थे। जिसके बाद ये लोग बहस करने लगते हैं। फिर कोनोहामारू और मोजिनो वहाँ से जाने लगते हैं। फिर हम बरूटो को देखते हैं जो कि अभी तक ट्रेनिंग कर रहा था, लेकिन उसका विंड स्टाइल राशन गन बिल्कुल भी काम नहीं करता और वो ककाशी से टिप्स मांगने लगता है। हाँ, वैसे तुम्हारे डैड ने मुझे एक ट्रिक बताई तो थी, तुम्हें बस ये इमेजिन करना है कि तुम अपने चक्रा को 2 पीसेस में डिवाइड कर रहे हो और उसके बाद उन्हें मिक्स कर रहे हो। और फिर बरूटो काफी ज्यादा उदास हो जाता है। मेरे पास डैड जितना चक्रा भी नहीं है और ना ही मैं आपकी तरह स्ट्रॉन्ग हूँ, आखिरकार मैं करूँ तो करूँ क्या? और यहाँ पे सरादा भी अपनी ट्रेनिंग कर रही थी। सास्के उससे कहता है तुम अपने शारिंगन को एक ही पॉइंट पे फोकस कर रही हो, जबकि तुम्हें अपने मेन टारगेट पे फोकस करना चाहिए और शारिंगन को उसका काम करने देना चाहिए। और फिर सरादा समझ जाती है कि उसे करना क्या है। वहीं हम बरूटो को देखते हैं, वो भी समझ गया था और फिर वो अपना एक शैडो क्लोन बनाता है और वो उसके साथ मिलकर एक राशन गन बनाता है जैसे नारुतो किया करता था। और वो फाइनली एक विंड स्टाइल राशन गन बना लेता है और जैसे वो पत्थर पे अटैक करता है तो वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और ककाशी ये देखकर काफी ज्यादा खुश होता है, तुम बिल्कुल अपने डैड जैसे हो। और यहाँ पे विक्टर अपने असिस्टेंट से ये पूछता है तुमने उन दोनों शिनोबियों को बाहर तक छोड़ दिया है ना? आप चिंता मत कीजिए, मैं उनको बॉर्डर तक छोड़कर आई हूँ। और वो दोनों वेंटिलेशन से ये सारा कुछ सुन रहे थे। और यहाँ पे बरूटो विंड स्टाइल राशन गन से प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन ये उतना भी ज्यादा पावरफुल नहीं था जितना इसने सोचा था। ककाशी उससे कहता है मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी लिमिट बस इतनी ही है, मैं हार नहीं मान सकता। जिसके बाद वो दोबारा से अपनी प्रैक्टिस पर लग जाता है। और यहाँ पे कोनोहामारू और मोजिनो विक्टर की लैब में बैठे होते हैं। उसके असिस्टेंट एक पेशेंट को लेकर जा रही थी और वो डॉक्टर से कहती है कि इसे हमें अंडरग्राउंड ले जाना होगा इसका स्पेशल ट्रीटमेंट करने के लिए, क्योंकि इसकी हालत काफी ज्यादा खराब है। कोनोहामारू मोजिनो से कहता है ये इस हफ्ते का 5वां पेशेंट है जिसे ये अंडरग्राउंड लेकर जा रहे हैं और अभी तक कोई भी पेशेंट वापस नहीं आया, जरूर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। जिसके बाद ये असिस्टेंट उन डॉक्टरों को यहीं पर छोड़कर खुद आगे जाने लगती है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर एक डॉक्टर खड़ा होता है और कोनोहामारू उसे पहचान लेता है। ये तो लैंड ऑफ अर्थ वाला डॉक्टर है जो कि कू के साथ मिला हुआ था। जिसके बाद वो डॉक्टर उस लेडी के साथ अंडरग्राउंड चला जाता है। कोनोहामारू कहता है हमें भी चल के नीचे चेक करना चाहिए, जरूर वहाँ पे हमें हाशिरामा सेल मिल सकते हैं। फिर हम बरूटो को देखते हैं जिससे शिगाडाई मिलने के लिए आया होता है। अरे मैंने सुना है कि तुम हार्ड ट्रेनिंग कर रहे हो। हाँ, दरअसल लास्ट मिशन पे जिस बंदे से मैं लड़ा था उसकी बॉडी पर मेरे अटैक का कोई भी असर नहीं हुआ, तो मुझे हार्ड ट्रेनिंग करनी होगी ताकि मैं पावरफुल बन सकूं। अब चोचो भी सरादा से मिलने के लिए आई होती है। वो देखती है कि वो अपने डैड के साथ काफी हार्ड ट्रेनिंग कर रही है और वो इतने अटैक के बाद भी हार नहीं मानती, तो चोचो से बिना परेशान किए हुए वहाँ से वापस चली जाती है। फिर शिगाडाई की टीम को एक मिशन मिला होता है। नारुतो कहता है कि तुम्हें एक पपेट को ढूंढना होगा और इसके लिए तुम्हें हिडन सैंड विलेज में जाना होगा क्योंकि उनकी एक पपेट मिसिंग है। लास्ट टाइम जिससे तुम लड़े थे उनकी वो पपेट उनको नहीं मिली। शिगाडाई समझ जाता है कि ये वही पपेट है जिसे बरूटो ने सबक सिखाया था। अब शिगाडाई अपनी टीम के साथ उस मिशन के लिए निकल जाता है। इनोजिन कहता है अगर वो पपेट किसी के हाथ लग गई तो काफी बड़ी मुसीबत हो सकती है। हाँ, तुमने सही कहा, इसलिए इन्फॉर्मेशन हमारे और हिडन सैंड विलेज के बीच में रहेगी। और फिर ये लोग सरादा और बरूटो की ट्रेनिंग के बारे में बात करने लगते हैं। जिसके बाद ये रास्ते में एक रेस्टोरेंट में आए होते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि डीपा भी खाना खा रहा होता है और चोचो यहाँ पे जाने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है। और जैसे ये लोग अंदर जाते हैं तो इन्हें डीपा दिखता है जो कि इन्हें काफी ज्यादा अजीब लगता है। और जब ये अंदर पहुँचते हैं तो यहाँ पे सारे लोग मरे हुए होते हैं। फिर अगले दिन हमें शिंकी की टीम को दिखाया जाता है जो कि शिगाडाई की टीम का वेट कर रही थी
और थोड़ी देर बाद वो भी यहाँ पर पहुँच जाते हैं। वेट कराने के लिए सॉरी, दरअसल हम एक अजीब सी चीज में फंस गए थे और इसके बारे में हमें अपने विलेज को इन्फॉर्म करना पड़ा। और शिगाडाई कहता है चलो ये सब छोड़ो, हमें अपने ज्वाइंट मिशन पे ध्यान देना चाहिए। अब शिंकी उन्हें एक रिसर्च की रिपोर्ट दिखाने लगता है और चोचो भाई उसे ही देख रही थी। लगता है भाई इसका दिल इस पे आ गया है। जिसके बाद ये लोग उस लोकेशन पर आ जाते हैं जहाँ पर लास्ट टाइम शिगाडाई और बाकी सभी ने फाइट की थी। और अब आर्या अपनी पपेट का इस्तेमाल करके जमीन में उस पपेट को सर्च करने लगता है और थोड़ी देर बाद उन्हें ये मिल भी जाती है और शिगाडाई भी इसे पहचान जाता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर डीपा पहुँच जाता है जो कि इस पपेट को देखकर काफी ज्यादा खुश था और शिगाडाई उसे देखकर कहता है ये तो वही है जो कि उस रेस्टोरेंट में था और वहाँ पर जो भी हुआ शायद यही उसके पीछे है। ओ तुम लोग तो लीफ विलेज के शिनोबी हो, लगता है हमारा कनेक्शन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वैसे मैं कुछ दिनों पहले भी लीफ विलेज के शिनोबियों से लड़ा था और मैंने उन्हें काफी बुरी तरीके से हराया। शिगाडाई कहता है कहीं तुम बरूटो और उसकी टीम की बात तो नहीं कर रहे? अरे मुझे नहीं पता कि वो बरूटो है या सरूटो। और अब वो इनसे ये पपेट मांगने लगता है लेकिन ये लोग उसे देने से मना कर देते हैं तो ये इन लोगों पर अपने मार्बल से अटैक कर देता है लेकिन शिंकी सभी को बचा लेता है। अब डीपा अपने अटैक को तेज कर देता है और शिंकी की आयरन सैंड वॉल टूटने लगती है। मैं ज्यादा देर तक इसको रोक नहीं पाऊंगा। तभी डीपा एक काफी बड़ा स्टोन बनाता है जो कि शिंकी की आयरन सैंड वॉल को भी पार कर देता है और शिंकी के दोस्तों पे आके गिर जाता है। शिगाडाई शिंकी से कहता है तुम्हें थोड़ी देर तक इसे और रोक के रखना होगा ताकि हम एक प्लान बना सकें। चोचो इनोजिन क्या तुम लोग तैयार हो? हाँ हम लोग तैयार हैं। अब चोचो उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाती है और डीपा भी अपनी फॉर्म में आ जाता है। तभी अचानक से इनोजिन उस पर अटैक करने वाला होता है लेकिन डीपा पहले उस पर अटैक करके उसे नीचे गिरा देता है लेकिन तभी चोचो उस पर अटैक कर देती है। डीपा इससे बचकर उसे दूर फेंक देता है जिसके बाद हमें पता लगता है ये शिगाडाई का एक प्लान था जिसमें डीपा फंस चुका है। तभी शिंकी उस पर अपने आयरन फिस्ट से अटैक करता है लेकिन डीपा की बॉडी काफी ज्यादा हार्ड थी तो उसका आयरन फिस्ट ही टूट जाता है जिसके बाद वो शिंकी पे अटैक करता है और ये अटैक काफी ज्यादा खतरनाक था जिससे शिंकी का चक्रा पूरी तरीके से ड्रेन हो जाता है और बाकी सभी भी बेहोश हो गए थे और डीपा ये पपेट को ले जा रहा होता है। तभी शिंकी को होश आ जाता है मैं इसको इतनी आसानी से ये ले जाने नहीं दूंगा। तभी शिंकी एक अटैक करके उस पपेट को खत्म कर देता है। ये देखकर डीपा को काफी ज्यादा गुस्सा आता है लेकिन वो चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। अब शिगाडाई अगले दिन नारुतो के पास आकर उसे सारा कुछ बताने लगता है मैं उस बंदे से लड़ा जिसने बरूटो और सरादा की ये हालत की। वो सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और मुझे ऐसा लगता है कि वो जरूर कुछ न कुछ खतरनाक कर रहे हैं। आखिरकार ये लोग है कौन और ये करना क्या चाहते हैं? फिर हमें बरूटो को दिखाया जाता है जो कि अभी भी अपनी प्रैक्टिस कर रहा था और इतना ट्राई करने के बाद भी उससे कुछ नहीं होता। तभी यहाँ पे शिगाडाई आ जाता है और ये बरूटो को कल की लड़ाई के बारे में बताने लगता है कि कैसे ये लोग उस बंदे से लड़े जिससे लास्ट टाइम बरूटो ने फाइट की थी। और बरूटो ये सुनकर काफी ज्यादा शॉक था क्योंकि शिंकी इनके साथ था लेकिन फिर भी ये उस बंदे को नहीं हरा पाए। शिगाडाई उससे कहता है अगर तुम ये प्रैक्टिस उसे हराने के लिए कर रहे हो तो ऐसा मत करो। नहीं ये उसे हराने के लिए नहीं है, दरअसल मैंने उससे फाइट करके ये फील किया कि मैं अभी भी कितना ज्यादा वीक हूँ तो मुझे अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। ओह तो ये बात है, लगता है तुम काफी ज्यादा समझदार हो गए हो, चलो इसमें मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। फिर हम सरादा को देखते हैं जो कि अपनी प्रैक्टिस कर रही थी और इस बार उसके डैड कुनाई से अटैक करते हैं और वो अपने शारिंगन का इस्तेमाल करके सबसे बच जाती है लेकिन तभी अचानक उसकी एक कुनाई नाइफ लग जाता है। सरादा तुम्हारा जो शारिंगन है वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता इसलिए तुम्हें उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ानी होगी। आप टेंशन मत लीजिए डैड, मैं सारा कुछ कर लूंगी। और यहाँ पे शिगाडाई अपने दोस्तों को बुला लेता है बरूटो के साथ ट्रेनिंग करने के लिए। अबे यार क्या सच में तुम मेरे साथ ट्रेनिंग करना चाहते हो? वैसे इनकी शक्लें देखकर लगता नहीं है कि ये यहाँ पर अपनी मर्जी से आए हैं। अब शिगाडाई उससे कहता है सबसे पहले तुम अपने विंड स्टाइल राशन गन को भूल जाओ, हम तुम्हारे लिए एक न्यू राशन गन डेवलप करेंगे और तुम्हें सिर्फ एक ही सेंटर पॉइंट पे फोकस करना होगा तभी जाके तुम्हारा राशन गन अच्छे से काम करेगा। जिसके बाद ये इसकी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे बहुत सारे टारगेट लगा देते हैं। अब शिगाडाई बरूटो से इसके सेंटर में अटैक करने के लिए कहता है और जैसे बरूटो इस पे अटैक करता है तो ये काफी सारे टारगेट को हिट कर देता है लेकिन लास्ट में अभी भी कुछ टारगेट बाकी थे। शिगाडाई बरूटो से कहता है तुम्हें अपने चाकरा को इसमें और भी ज्यादा यूज करना होगा। अब ट्रेनिंग करते करते रात होने लगती है जिसके बाद सभी लोग यहाँ से जाने लगते हैं और रात में शिगाडाई बरूटो के पास रुकता है। मैंने तुमसे वादा किया था मैं तुम्हारी प्रैक्टिस कराऊंगा तो इसलिए मैं घर नहीं जाऊंगा। अब बरूटो शिगाडाई से ये कहता है आखिरकार मैं ऐसा राशन गन कैसे बनाऊं जो कि मेरी एनिमी को हार्म करे। शिगाडाई कहता है कोयला और डायमंड दोनों कार्बन से बने हुए हैं लेकिन दोनों की स्ट्रेंथ में काफी
ज्यादा फर्क है। जब कोयले को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हीट और प्रेशर में रखा जाता है तब जाकर वो एक डायमंड बनता है। तो तुम्हें भी अपने राशन गन के साथ ऐसा ही करना होगा। और दूर से ककाशी इनकी बातें सुन रहा था, जिसके बाद वो इबिकी से मिलने के लिए आ जाता है और ये लोग किसी काम की बात कर रहे थे। अगले दिन जब इनोजिन और चोचो बरूटो के पास आते हैं तो वो देखते हैं कि बरूटो ने एक बड़े से पत्थर को तोड़ डाला है। शिगड़ाई कहता है आखिरकार उसने कर लिया। जिसके बाद बरूटो ककाशी के पास आ जाता है। आपने कहा था मुझे अपनी लिमिट को क्रॉस करना है तो मैंने वो कर लिया। और वो उसे पुलिस के एक ट्रेनिंग रूम में ले आता है। बरूटो पूछता है कि हम यहाँ पर क्या करने आए हैं। तभी यहाँ पे इबिकी आ जाता है और वो ककाशी से कहता है क्या आप श्योर हो हमें ये करना है। फिर हमें यहाँ पे सोजोजी को दिखाया जाता है और ककाशी कहता है तुम्हें इसे हराना होगा, तभी मैं मानूंगा कि तुमने अपनी ट्रेनिंग को पूरा कर लिया है। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो भूल जाओ कि तुम डीपा को हरा भी पाओगे। अब बरूटो और सोजोजी एक दूसरे के सामने होते हैं। सोजोजी ककाशी से ये कहता है तुमने मुझसे वादा किया है अगर मैं इसको हरा देता हूँ तो तुम मेरी सजा कम कर दोगे, तुम उसकी चिंता मत करो, मेरा प्रॉमिस पूरा पक्का है। अब सोजोजी बरूटो से कहता है पिछली बार तुम बच गए थे लेकिन इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद इन दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है। सोजोजी बरूटो के ऊपर अटैक कर देता है लेकिन बरूटो जैसे तैसे करके उससे बच जाता है और अब वो अपने विंड स्टाइल राशन गन से उस पर अटैक करता है लेकिन सोजोजी उससे बच जाता है और अपनी विंड स्टाइल राइफल शीट का इस्तेमाल करके उसके अटैक को रिपेल कर देता है, जिससे उसका राशन गन छत पर जाकर लगता है। ओए बच्चे, तो कहीं भूल तो नहीं गया मेरे विंड स्टाइल बैरियर को जो कि तेरे सारे अटैक को रिपेल कर देता है। लेकिन इससे छत पर काफी बड़ा होल हो गया था। ककाशी कहता है लगता है अब रियल फाइट स्टार्ट होने वाली है। अब दोबारा से इनमें फाइट स्टार्ट हो जाती है और बरूटो अपने न्यू राशन गन को बनाता है। ये दिखने में काफी छोटा था लेकिन जैसे वो इससे अटैक करता है सोजोजी दीवार में जाकर भिड़ता है और इससे उसे काफी डैमेज आया था। और ककाशी ये देखकर कहता है अगर ये अपनी शील्ड का इस्तेमाल नहीं करता तो ये अभी तक मारा जा चुका होता। सच में बरूटो का राशन गन काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। और ककाशी बरूटो की भी तारीफ करता है तुमने काफी अच्छा किया। पहले तुम एक जाइंट राशन गन बनाना चाहते थे लेकिन तुमने उसे ही साइज में कंप्रेस कर दिया। और बरूटो इस फाइट से काफी ज्यादा थक चुका होता है और वो बेहोश होकर वहीं पर गिर जाता है। फिर हम सरादा को देखते हैं जो कि अपने डैड के साथ ट्रेनिंग कर रही थी। वो लगभग सारे ही कुनाई नाइफ को डॉच कर लेती है लेकिन लास्ट वाले कुनाई नाइफ से नहीं बच पाती। लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानती और अपने डैड से कहती है प्लीज आप मुझे प्रैक्टिस कराइए, मैं इसको मास्टर करके रहूंगी। तभी वहाँ पे साकुरा आ जाती है और वो कहती है अगर तुम ऐसे ही प्रैक्टिस करती रही तो तुम अपने आप को काफी ज्यादा हार्म कर लोगी। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम अपनी ट्रेनिंग के लिए कितनी ज्यादा सीरियस हो, तो चलो मेरे साथ फाइट करो। अब सरादा उस पे अटैक करती है जिससे जमीन में गड्ढा हो जाता है लेकिन साकुरा इस अटैक से बच जाती है। और फिर सरादा फायर स्टाइल से भी अटैक करती है लेकिन साकुरा उससे भी बच जाती है। और थोड़ी देर बाद सरादा का सारिन गन भी गायब हो जाता है। साकुरा उससे कहती है कि तुम्हारा चक्रा कंट्रोल ठीक से काम नहीं कर रहा है, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि ये कैसे करना है। तो इससे काफी बड़ा धमाका होता है और अगले ही पल साकुरा सरादा के सामने होती है और तभी अचानक वहाँ पर एक पेड़ गिर जाता है और ये देखकर सरादा काफी ज्यादा डर जाती है। मॉम सच में आपका चक्रा फ्लो काफी ज्यादा पावरफुल है। हाँ, लेकिन अगर तुम्हें शारिन गन को इस्तेमाल करना है तो तुम्हें अपने चक्रा फ्लो को कंट्रोल करना होगा, साथ ही साथ उसे स्ट्रॉन्ग भी करना होगा। और साकुरा कहती है चलो एक बार फिर से ट्राई करते हैं और ये लोग दोबारा से लड़ने लगते हैं। साकुरा कहती है कि तुम्हारा चक्रा फ्लो अभी भी काफी ज्यादा वीक है और वो उसे अपने काफी सारे मूव दिखाती है। ये देखकर सरादा डर के नीचे गिर जाती है। सास्के आकर कहता है तुमने आज बहुत ज्यादा ट्रेनिंग कर ली है, अब तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। लेकिन सरादा इस पर नहीं मानती, जिसके बाद ये दोबारा से फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। अब सरादा अपनी मोम पर फायर स्टाइल फायर बॉल से अटैक करती है और साकुरा इससे बचकर ऊपर जाने लगती है। तभी सरादा उस पर अपनी किक से अटैक करती है और ये दोनों ऐसे ही फाइट कर रहे थे लेकिन सरादा अब उसके मूव को देख पा रही थी। जिसके बाद ये दोनों ही एक जैसा अटैक करते हैं जिससे यहाँ पर काफी बड़ा गड्ढा हो जाता है और इसकी पावर इतनी ज्यादा थी कि इनके पंच अभी तक आपस में मिले भी नहीं थे। अब सरादा वीक हो जाती है। सास्के उससे कहता है तो तुमने शारिन गन का इस्तेमाल करके अपनी मॉम के मूव्स को कॉपी कर लिया। फिर इसकी मॉम सरादा को गले लगा लेती है, तुम सच में काफी ज्यादा पावरफुल हो, तुमने बहुत बार ट्राई किया लेकिन तुमने हार नहीं मानी। और साकुरा उसे कहती है कि आज से मैं तुम्हारी ट्रेनिंग कराऊंगी। सरादा कहती है अरे नहीं नहीं, आज मैं काफी ज्यादा थक चुकी हूँ। अब अडल्ट मित्सुकी और इचिमारू को ये बताता है हमें हाशिरामा सेल के बारे में कुछ पता लगा है, तुम्हारी जो ओल्ड लैब थी वहाँ से काफी सारे हाशिरामा सेल चोरी हुए थे। और इचिमारू कहता है हाँ तुमने सही कहा, लेकिन उनमें से कई सारे मुझे वापस मिल गए थे लेकिन कुछ हाशिरामा सेल मुझे अभी तक वापस नहीं मिले और मुझे आज तक ये नहीं पता लगा कि वो किसने चोरी किए हैं। और मित्सुकी भी इसी लैब के अंदर होता है और उसका यहाँ पे ट्रीटमेंट चल रहा था। और इचिमारू कहता है मुझे समझ नहीं आता इसने उन बच्चों को बचाने के लिए अपनी ये हालत क्यों की। फिर हम बरूटो को हॉस्पिटल
हॉस्पिटल में देखते हैं क्योंकि ट्रेनिंग करने की वजह से इसका चक्रा काफी ज्यादा ड्रेन हो चुका है और इसके दोस्त इसे मिलने के लिए आए होते हैं। अयाबे तो इसे उठाने की कोशिश करता है लेकिन ये नहीं उठता। फिर इसके दोस्त आपस में ही बात करने लगते हैं कि ये काफी हार्ड ट्रेनिंग कर रहा है और हमने सुना है कि इसने मोजिनो गैंग के मेंबर को भी हरा दिया। हाँ, वैसे सरादा भी काफी हार्ड ट्रेनिंग कर रही है। और मेटल ली कहता है वैसे मित्सुकी कहाँ पर है? उस फाइट के बाद हमें उसका कुछ भी नहीं पता। डेंकी कहता है तुम फिक्र मत करो, वो अपने पेरेंट हाउस पर है। तभी अयाबे के मुंह पर कोई केचप वाला बैलून मारता है और ये एक छोटा सा बच्चा था जो कि ये कहता है निंजा केचप बॉम्ब जूसू। अयाबे को ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे मारने के लिए जा ही रहा होता है लेकिन उसके दोस्त उसे रुका लेते हैं। तभी एक नर्स इनसे आके पूछती है क्या तुमने एक छोटे से बच्चे को देखा है जिसका नाम नाटू है? और वो अयाबे को देखकर समझ जाती है कि ये सारा कुछ उसी ने किया है और अब ये बच्चा फिर से शरारत करने के लिए जा रहा होता है लेकिन अयाबे उसे पकड़ लेता है। जिसके बाद नर्स उसे उसके रूम में ले आती है। अयाबे उससे कहता है तुम लोगों को परेशान क्यों कर रहे हो? अरे मैं लोगों को परेशान नहीं कर रहा हूँ, मैं एक शिनोबी बनना चाहता हूँ। वैसे तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम भी एक शिनोबी हो लेकिन काफी नल्ले लेवल के। अयाबे उससे कहता है अभी हम ज्ञानीन है लेकिन आगे चलकर हम काफी खतरनाक शिनोबी बनेंगे। अरे अब छोड़ो भी, तुम्हें देखकर ऐसा नहीं लगता तुम किसी भी मिशन को करने से काफी ज्यादा घबराते होंगे। अयाबे उस पर गुस्सा हो जाता है तुम्हें क्या मिशन कराना है बताओ मुझे। मेरे पास जो कार्ड है उसमें से एक बंदे का तुम्हें ऑटोग्राफ लेके आना है। और जैसे वो कार्ड को देखते हैं ये ओरिचिमारू का कार्ड होता है जिसे ये देखकर यहाँ से निकल लेते हैं और वो जाते हुए उन पे ताने मारता है अरे मुझे पता ही था तुम लोग नल्ले हो, तुमसे कुछ नहीं होगा। अब नर्स इन लोगों से माफी मांगती है। ये बच्चा काफी ज्यादा शरारती है और इसकी एक काफी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी होने वाली है लेकिन ये उससे काफी ज्यादा डर रहा है। और ये सुनने के बाद अयाबे ठान लेता है कि ये उसके लिए ऑटोग्राफ लेकर आएगा। इसके दोस्त इसे समझाने लगते हैं ओरिचिमारू काफी ज्यादा खतरनाक है, उसने हमारे थर्ड होगागे को भी मार डाला और लीफ विलेज पे भी एक बार अटैक किया था, तो तुम्हारा वहाँ जाना काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। अयाबे कहता है मैं तो बस उसका ऑटोग्राफ लेने जा रहा हूँ, हमने कौन सा उससे फाइट करनी है। जिसके बाद ये तीनों ही वहाँ जाने के लिए मान जाते हैं लेकिन इनके पास ओरिचिमारू का एड्रेस नहीं था और यही पता करने के लिए ये होगागे ऑफिस में घुस जाते हैं। और काफी देर रिसर्च करने के बाद इन्हें लैपटॉप में उसका एड्रेस मिल जाता है और इन्हें ये भी पता लगता है कि ओरिचिमारू ने काफी सारे कांड किए हैं जो कि इन लोगों को पता भी नहीं थे। फिर अगले सीन में हम देखते हैं ये लोग ओरिचिमारू के हाइड आउट पे पहुंच जाते हैं और लीफ विलेज का शिनोबी यहाँ पर नजर रख रहा था। वो इनसे पूछता है तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? दरअसल हम ओरिचिमारू का ऑटोग्राफ लेने आए हैं। और ये सुनकर वो इन पे भड़क जाता है तुम पागल हो गए हो, वो कितना ज्यादा खतरनाक है, वो तुम लोगों को नहीं छोड़ेगा। और डेंकी कहता है ये किसी की मौत और जिंदगी का सवाल है। जिसके बाद ये लोग अंदर चले जाते हैं और अंदर से काफी ज्यादा चिल्लाने की आवाज आती है। जब ये और अंदर जाते हैं तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट चल रहे थे और एक ट्यूब में एक इंसान पड़ा होता है जो कि एकदम से उठ जाता है और ये और कोई नहीं सुई केसु होता है। और वो इनसे पूछता है तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? ये लोग कहते हैं कि हमें ओरिचिमारू से मिलना है लेकिन ये उसे साफ मना कर देता है, वो काफी ज्यादा बिजी है, तुम वापस चले जाओ। तभी अयाबे उस पर अटैक कर देता है। सुइकेसु उसके अटैक से बच जाता है लेकिन अयाबे की रोड एक पाइप में जाके लगती है। सुइकेसु इन लोगों को यहाँ से जाने के लिए कहता है क्योंकि इनकी वजह से सारी मशीनें खराब हो गई हैं और ओरिचिमारू इस पर ही आके भड़कने वाला है। लेकिन भाई ये लोग एक प्लान बनाते हैं जहाँ पर अयाबे और मेटल ली उस पर अटैक करते हैं और डेंकी उसे इलेक्ट्रिक शॉक दे देता है जिससे सुइकेसु थोड़ी देर के लिए बैठ जाता है लेकिन वो दोबारा से इन्हें मारने के लिए खड़ा हो जाता है। और तभी वहाँ पे एक आवाज आती है आखिरकार तुम लोग मेरा रूम गंदा क्यों कर रहे हो? और ये ओरिचिमारू होता है। वो इनसे पूछता है आखिरकार तुम मुझसे मिलने के लिए इतनी दूर आए हो तो बताओ तुम्हारा काम क्या है? और ये बच्चे उसे बताने से काफी ज्यादा डर रहे होते हैं और अयाबे डरता हुआ उससे कहता है हमें आपका ऑटोग्राफ चाहिए। और वो उन्हें ऑटोग्राफ देकर वहाँ से जाने लगता है। और मेटल ली उससे पूछता है मित्सुकी कैसा है? अभी उसका ट्रीटमेंट चल रहा है और मुझे यकीन है कि मैं उसे ठीक कर दूंगा। अब ये लोग हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं जहाँ पर नर्स बताती है कि इस बच्चे ने काफी ज्यादा धमाल मचाया हुआ है और जब ये उसे देखने के लिए ऊपर जाते हैं तो वो दोबारा से अयाबे पे अटैक कर देता है। फिर अयाबे उसे वो ऑटोग्राफ दिखाता है जिसे देखकर ये बच्चा काफी ज्यादा खुश हो जाता है। फिर हम बरूटो को देखते हैं जिसे होश आ चुका है और काकाशी उसे कहता है तुमने अपने अटैक को काफी ज्यादा पावरफुल बना लिया है लेकिन उस अटैक से तुम्हारे हाथ को भी काफी ज्यादा डैमेज आया है। मैं तुमसे यही कहूंगा कि तुम उस अटैक को बार बार मत करना। जिसके बाद बरूटो सरादा से मिलता है और ये दोनों एक दूसरे की ट्रेनिंग के बारे में बात करने लगते हैं। तभी बरूटो अपनी जेब में से एक रिंग निकालता है। ये रिंग मुझे मिस्टर अनातो के पास से मिली थी और मुझे ये मिया को वापस करनी होगी और मैंने
मैंने डैड से परमिशन ले लिया है, मैं उनके विलेज जाकर ये वापस करने वाला हूँ। और सरादा भी उसके साथ चलने के लिए मान जाती है। फिर हमें कोनोहामारू और मोजिनो को दिखाया जाता है जो कि विक्टर की लैब में होते हैं। तभी वहाँ पे डीपा एक धमाकेदार एंट्री करता है। विक्टर उससे सुनाने लगता है, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि ऐसे ही मत आया करो, लोगों को हमारे ऊपर शक हो जाएगा। और वो उससे उस पपेट के बारे में पूछता है। डीपा कहता है कि वो मुझे नहीं मिली और विक्टर कहता है कि लैंड ऑफ वैली का फ्यूडल लॉर्ड यहाँ पे इंस्पेक्शन के लिए आने वाला है, तो तुम्हें अलर्ट रहना होगा। डीपा कहता है उसको तुम खुद देखो, मुझे बस एक्सपेरिमेंट के बारे में बताओ। और वो कहता है हमारा एक्सपेरिमेंट फाइनल स्टेज तक पहुंच गया है, चलो जो मर्जी हो, मुझे तो पका हुआ वो फ्रूट चाहिए। और कोनोहामारू और मोजिनो ये बात सुनकर चौंक जाते हैं कि इनका एक्सपेरिमेंट फाइनल स्टेज तक पहुंच चुका है, हमें इन्हें रोकना होगा, पता नहीं ये किस चीज पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। फिर हमें फ्यूडल लॉर्ड को दिखाया जाता है जो कि विक्टर की रिसर्च लैब में इंस्पेक्शन के लिए आए थे। और बरूटो और सरादा भी लैंड ऑफ वैली में ही जा रहे थे और ये मिया से मिलने के लिए आए थे ताकि अनातो का मंगलसूत्र उसे दे सके। फिर हमें मित्सुकी को दिखाया जाता है जो कि बरूटो और सरादा के बारे में ही सोच रहा होता है। और इचिमारू से कहता है तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा ट्रीटमेंट काफी अच्छा चल रहा है और 1 महीने में तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। और जहाँ तक बात है तुम्हारे दोस्तों की, उनका पता लगाने के लिए मैंने सुइकेत्सु को वहाँ पर भेजा है। तभी वहाँ पे सुइकेत्सु भी आ जाता है जो कि ये कहता है कि बरूटो और सरादा लैंड ऑफ वैली में जा रहे हैं। और मित्सुकी ये सुनकर खड़ा हो जाता है और उसे अपने दोस्तों की चिंता होने लगती है, इसलिए वो अपनी ट्यूब्स निकालकर वहाँ जाने लगता है। लेकिन अडल्ट मित्सुकी उसे रोकने की ट्राई करता है, लेकिन मित्सुकी उसकी बात नहीं मानता, इसलिए अडल्ट मित्सुकी उसे बेहोश कर देता है। अब विक्टर फ्यूडल लॉर्ड को अपनी रिसर्च लैब दिखा रहा था। फ्यूडल लॉर्ड कहते हैं मैंने कई बार सुना है कि लीफ विलेज तुम्हारे ऊपर एलिगेशन लगा रहा है कि तुमने उनके हासिरामा सेल चोरी किए हैं। विक्टर कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, वो हमसे जलता है क्योंकि हमारे पास इतनी बड़ी कंपनी है। अब फ्यूडल लॉर्ड विक्टर की तारीफ करने लगते हैं, तुम्हारी रिसर्च काफी ज्यादा अच्छी होती है और ये हमारे विलेज के लिए भी काफी अच्छी है और इसी वजह से मैं तुम्हारी रिसर्च लैब में भी आ पाता हूँ ताकि मैं ये चीजें देख सकूं। विक्टर कहता है कि ये सुनकर मैं खुश हूँ, अब मैं आगे जा रहा हूँ ताकि मैं आपकी एंट्री के लिए प्रिपरेशन कर सकूं। और फ्यूडल लॉर्ड उसके असिस्टेंट के साथ जाते हैं और ये एक रूम में थे जहाँ पर ब्लू लाइट जल रही थी, जिसके बाद वो उन्हें नीचे ले आती है। विक्टर आपका नीचे इंतजार कर रहे होंगे। फिर हम देखते हैं कि मिया को एक पॉकेट दी गई होती है और उसे ये बताया होता है विक्टर के रिसर्च के पीछे जो लोग थे उन्होंने विक्टर को मार दिया है और मुझे बस ये पॉकेट मिली है। फिर बरूटो से अनातो की वो रिंग दिखाता है और ये कहता है अनातो अभी जिंदा है और हमने खुद उनसे फाइट किया है। विक्टर और उसकी कंपनी जरूर कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है। मिया कहती है कि मैंने जब भी उनसे कुछ पूछने की ट्राई की तो उन्होंने बात को घुमाकर मुझे नहीं बताया। अब विक्टर फ्यूडल लॉर्ड को अंदर का सारा कुछ दिखाने लगता है और ये कहता है यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट चल रहा है वो काफी ज्यादा सीक्रेट है और हमने जो हासिरामा सेल को डिस्कवर किया है वो यहीं पर यूज होने वाले हैं। और फ्यूडल लॉर्ड फिर पूछते हैं ये टेस्ट ट्यूब में पेड़ की जड़ क्या कर रही है। विक्टर कहता है यही हमारी रिसर्च है, इससे हम ऐसी भी डिसीज को ठीक कर सकते हैं जिसका अभी तक हल नहीं निकला, बस आपको हम पर ट्रस्ट करना होगा। फ्यूडल लॉर्ड कहता है तुम लोग चिंता मत करो, मैं तुम्हें लीफ विलेज से बचा कर रखूंगा। और तभी उनका एक असिस्टेंट उनके ऊपर से गेंजुत्सु रिलीज कर देता है और उसकी नजर पड़ती है जो जड़ थी उसके ऊपर काफी सारे इंसान थे जो कि एक टेस्ट ट्यूब में थे और वो पूछता है यहाँ पर क्या चल रहा है। तभी इनके असिस्टेंट अपने असली रूप में आ जाते हैं जो कि कोनोहामारू और मोजिनो थे और विक्टर ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो पूछता है कि तुम इनके असिस्टेंट में कब ट्रांसफॉर्म हुए। और ये लोग बताते हैं कि जब ये लोग अंदर आ रहे थे और ये एक ब्लू से रूम में गए तो हमें पता लग गया था कि इनके ऊपर गेंजुत्सु का इस्तेमाल हुआ है, तभी हम इनके साथ ट्रांसफॉर्म हो गए थे। तो विक्टर तुमने अपना असली रंग दिखाई दिया। मोजिनो उस पे अटैक करता है और उसका एक हाथ काट देता है। फ्यूडल लॉर्ड पूछता है आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। कोनोहामारू से बताता है आपको गेंजुत्सु में डाला गया था ताकि आपको लीफ विलेज के खिलाफ यूज कर सके और यहाँ पे टेस्ट ट्यूब में जितने भी लोग हैं इनके ऊपर हासिरामा सेल का इस्तेमाल किया गया है और ये सारे इलीगल एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि विक्टर का कटा हुआ हाथ एक मशीन पर जाकर एक बटन दबा देता है और वापस से आकर उसके हाथ में जुड़ जाता है और अब वो विंड स्टाइल से मोजिनो पे अटैक करता है जिससे मोजिनो काफी दूर जाकर गिरता है। तभी अचानक पीछे जो पेड़ की जड़ थी अब वो हिलने लगती है और तभी यहाँ पे विक्टर के कुछ बंदे आ जाते हैं जिनकी शक्ल काफी ज्यादा अजीब थी और वो लोग मोजिनो और कोनोहामारू पे अटैक कर देते हैं। विक्टर कहता है वैसा भी मेरा प्लान पूरा होने ही वाला है लेकिन तुम्हारी इंटरफेरेंस की वजह से मुझे ये जल्दी एग्जीक्यूट करना होगा। तभी हम देखते हैं कि वो पेड़ की जड़ अब बाहर निकलने लगती है। तभी कोनोहामारू अपने फायर स्टाइल फायर बॉम्ब का अटैक करता है ताकि वो इस जड़ को जला सके, लेकिन इस जड़ को कुछ नहीं होता, उल्टा वो और फैलने लगती है और इन लोगों को पकड़ने लगती है। तभी ये पेड़ कोनोहामारू को पकड़ लेता है और उसका चक्रा निकालने लगता है लेकिन वो इससे बच जाता है। तभी इस पेड़ के ऊपर एक फ्लावर आ जाता है। ये देखकर विक्टर वहाँ से चला जाता है और ये डॉक्टर चिल्लाने लगता है विक्टर हमारा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था, तुम मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हो। तभी ये पेड़ की जड़ उस डॉक्टर को निगल लेती है।
विक्टर कहता है कि इस पेड़ को ग्रो होने के लिए नरिशमेंट चाहिए और इसने काफी सारे एम्प्लॉयज को इकट्ठा किया होता है ताकि वो इसको खिला सके। कोनोहामारू और मोजिनो यहाँ पे फ्यूडल लॉर्ड को प्रोटेक्ट कर रहे थे। कोनोहामारू मोजिनो से कहता है तुम्हें इस पेड़ की जड़ से बच के रहना होगा वरना ये तुम्हारा चक्रा ड्रेन कर देगी। और जब मिया को ये पता लगता है कि अना तो अभी जिंदा है तो वो विक्टर को देखने के लिए जाने लगती है, लेकिन सरादा उसे रुकाने की कोशिश करती है और तभी उन्हें एक अर्थक्वेक की आवाज सुनाई देती है और ये आवाज विक्टर की रिसर्च लैब से आ रही थी। इसके बाद इन दोनों को विक्टर और मोजिनो की चिंता होने लगती है और उस पेड़ पे जो फ्लावर बना होता है वो अब धीरे धीरे ग्रो होने लगता है। फिर हम देखते हैं कि वो जड़ फ्यूडल लॉर्ड को पकड़ लेती है और उनका चक्रा निकालने लगती है, लेकिन कोनोहामारू उन्हें बचा लेता है। लेकिन उस जड़ ने मोजिनो को भी पकड़ा होता है, लेकिन वो अपने आप को इससे बचा लेता है, लेकिन इससे उसका चक्रा काफी ज्यादा ड्रेन हो गया था। जब कोनोहामारू उस पेड़ से लड़ रहा था तभी एक एम्प्लॉय उसे मारने के लिए आगे आता है, लेकिन मोजिनो से बचाकर उसका अटैक अपने ऊपर ले लेता है और उस बंदे को दूर फेंक कर मारता है। लेकिन इससे मोजिनो और भी ज्यादा वीक हो गया था और ये फ्लावर धीरे धीरे ग्रो हो रहा था। विक्टर इसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहा था, बस थोड़ी देर की बात है फिर ये पूरी तरीके से ग्रो हो जाएगा और ये मुझे फल दे देगा। कोनोहामारू ये सुनकर थोड़ा सा चिंता करने लगता है क्योंकि ये फ्लावर एक फल देने वाला है, साथ में ये लोगों का चक्रा एब्सॉर्ब कर रहा है तो ये काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। कोनोहामारू गुस्से में आकर उस पेड़ पे राशन गन से अटैक करता है, लेकिन इससे इस पेड़ को कुछ भी नहीं होता। कोनोहामारू कहता है इसके अटैक करने में थोड़ा सा टाइम है तो हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। जिसके बाद कोनोहामारू और मोजिनो वहाँ से निकल जाते हैं। फिर हमें विक्टर के बहुत सारे एम्प्लॉयज को दिखाया जाता है जो कि एक जगह पर इकट्ठे थे। तभी वहाँ पे अनाउंसमेंट होने लगती है, आप लोगों ने मेरा काफी ज्यादा साथ दिया है, अब मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपनी लाइफ फोर्स मुझे दे दें। तभी वो जड़ ऊपर निकल जाती है और वो उन लोगों को पकड़ के उनका चक्रा एब्सॉर्ब करने लगता है। विक्टर ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहा था। अब कोनोहामारू मोजिनो से कहता है तुम फ्यूडल लॉर्ड को लेकर लीफ विलेज जाओ और यहाँ पर मैं सारा कुछ संभाल लूंगा। अब कोनोहामारू उसी फ्लोर पर आ गया था और वो देखता है कि इस पेड़ की जड़ें काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो किसी भी एम्प्लॉय को नहीं छोड़ रही हैं। तभी बरूटो और सरादा आकर उसकी मदद करने लगते हैं। कोनोहामारू उनसे पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और वो लोग कोनोहामारू को बता देते हैं कि वो यहाँ पर क्यों आए थे। जिसके बाद कोनोहामारू भी उन्हें बता देता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। सरादा इस फ्लावर को देखकर समझ जाती है कि ऐसे ही फ्लावर उन्हें कागुया के रूम में देखा था। कोनोहामारू कहता है कि ये ट्री एक डिवाइन ट्री की तरह लग रहा है जो कि लोगों का चक्रा निकालता है और उन्हें एब्सॉर्ब करके एक फल देता है। अगर ये ऐसे ही ग्रो होता रहा तो ये पूरी दुनिया में फैल जाएगा, जिसके बाद ये पूरी दुनिया को तबाह कर डालेगा। और फिर हम देखते हैं कि उस जगह के लोग इधर उधर भागने लगते हैं और मिया को एक एम्प्लॉय मिलता है। वो उससे पूछती है आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है और वो मिया को सारा कुछ बता देता है कि विक्टर ने कहा है कि हमें अपनी लाइफ फोर्स देनी होगी और सारी तरफ भूकंप भी भूकंप आ रहे हैं, इसलिए हम बचने के लिए यहाँ से भाग रहे हैं। अच्छा होगा तुम भी यहाँ से भाग जाओ। और जब दीपा को ये अर्थक्वेक फील होता है उसे ऐसा लगता है कि जरूर कुछ तो गड़बड़ है और वो वहाँ से निकल जाता है। अब विक्टर इन लोगों पे अटैक कर देता है जिससे ये लोग नीचे गिर जाते हैं। कोनोहामारू पूछता है कि तुम्हें डिवाइन ट्री मिला कहाँ से। विक्टर कहता है जब 4th ग्रेट निंजा वॉर हुई थी तो मैं उसकी बैटलफील्ड से ये जड़ लेकर आया था और मैंने इसे अपनी टेस्ट ट्यूब में रखा और अब देखो ये कितनी ज्यादा ग्रो हो गई और मैं इससे वो फ्रूट बनाने वाला हूँ जिसे तुम लोग चक्रा फ्रूट कहते हो। अब इस पेड़ की जड़ पूरे टाउन में फैलने लगती है। तभी विक्टर सरादा और बरूटो पे अटैक कर देता है जिससे वो नीचे वाले फ्लोर पर गिर जाते हैं। तभी वहाँ पे डीपा के स्टोन्स आते हैं जो कि उन लोगों पे अटैक कर देते हैं, लेकिन ये लोग उससे बच जाते हैं। और डीपा इन्हें देखकर कहता है अरे रुको जरा, मैंने तुम्हें कहीं देखा है, तुम तो वही बच्चे हो जिसे लास्ट टाइम मैंने हराया था। बरूटो सरादा से कहता है सबसे पहले हमें इसे हराना होगा, फिर हम कोनोहामारू सेंसे के पास जाएंगे। फिर हम मोजिनो को देखते हैं जो कि बाहर निकल रहा था, लेकिन विक्टर के असिस्टेंट आकर उसे रोक लेती है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी से बाहर निकल जाओगे? और ये असिस्टेंट एकदम से उस पर अटैक कर देती है, लेकिन तभी मोजिनो को 2 लोग आकर बचा लेते हैं जिन्होंने अलग से ही कपड़े पहने होते हैं। असिस्टेंट कहती है अगर तुम लोग इसके बीच में आओगे तो मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगी। तभी एक बंदा एक स्माइल करता है जिससे ये असिस्टेंट एक ही झटके में मर जाती है और ये और कोई नहीं था बल्कि ओरिचिमारू था और वो समझ गया था कि जरूर यहाँ पे कुछ न कुछ खतरनाक चल रहा है। अब डीपा बरूटो और सरादा से कहता है आखिरकार तुम लोगों में इतनी हिम्मत आई कहाँ से कि तुम लोग मेरा सामना कर सको। बरूटो से पूछता है आखिरकार तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों तुम इतने लोगों को ऐसे मार रहे हो, आखिरकार तुम इस डिवाइन ट्री का करोगे क्या? वो कहता है मुझे इससे कुछ भी मतलब नहीं है, मुझे तो बस उसका फ्रूट खाना है। और ये सुनकर बरूटो को और भी गुस्सा आने लगता है। बरूटो डीपा से कहता है इस बार हम तुम्हें जाने नहीं देंगे और वो उस पे अटैक करने लगता है और सरादा इसी चीज का फायदा उठाकर उस पेड़ पे चढ़ने लगती है ताकि वो डीपा पे अटैक कर सके। लेकिन डीपा इस चीज को देख लेता है और वो सरादा पे ही अटैक कर देता है, लेकिन सरादा इससे बचकर उस पे ही अटैक कर देती है। लेकिन डीपा का डिफेंस काफी ज्यादा खतरनाक
था तो वो इससे बच जाता है। अब डीपा हंसने लगता है। सरादा दोबारा से उस पर अटैक करती है, लेकिन इस बार भी वो इस अटैक से बच जाता है। लेकिन कुनाई नाइफ पे एक पेपर बॉम्ब लगा होता है, जिससे वहाँ पे एक धमाका होता है और इसी चीज का फायदा उठाकर बरूटो भी उस पर अटैक कर देता है। लेकिन अब भी डीपा इनसे बच जाता है। अब बरूटो सरादा से कहता है, तुम इसे बिजी रखो, मैं अपने न्यू रशियन गन का इस्तेमाल करना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। यहाँ पे कोनोहामारू विक्टर से ये पूछता है, आखिरकार तुमने अपनी एम्प्लॉइज की जान ऐसी जाने क्यों दी? दरअसल एक सुपीरियर इंसान को रूल करने के लिए काफी सारी पावर चाहिए होती है और ये लोग मेरे एक्सपेरिमेंट का एक हिस्सा थे। तभी कोनोहामारू उस पर अटैक कर देता है, लेकिन विक्टर उसके अटैक से बच गया था। फिर हम बरूटो को देखते हैं जो कि अपने राशन गन को प्रिपेयर कर रहा था, लेकिन डीपा उसे देख लेता है और वो बरूटो पे अटैक कर देता है, लेकिन जैसे तैसे वो इसके अटैक से बच जाता है। डीपा कहता है, तुम लोग कुछ भी कर लो, लेकिन मुझसे कभी भी जीत नहीं पाओगे। यहाँ पे विक्टर कहता है कि मैं सारे चक्रा नेचर को कंट्रोल कर सकता हूँ और कोनोहामारू ये देखकर काफी ज्यादा शॉक था, क्योंकि ऐसा सिर्फ उसके ग्रैंडपा ही कर सकते थे, यानी कि थर्ड होगागे। अब विक्टर उस पर अटैक कर देता है, लेकिन ओरिचिमारू आकर उसे बचा लेता है। तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए यहाँ पर आया हूँ, मैं तो बस अपना चुराया हुआ हाशिरामा सेल वापस लेने आया हूँ। अब विक्टर ओरिचिमारू पे अटैक कर देता है, लेकिन वो अपने हाथ का एक स्नेक बनाकर अपने आप को बचा लेता है और उसका स्नेक विक्टर की गर्दन को खा जाता है और उसकी बॉडी वहीं पर नीचे गिर जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही उसका सर दोबारा से रीजनरेट हो जाता है और वो ओरिचिमारू पे अटैक करके उसके हाथ को भी काट देता है, जिससे उसका सांप भी मर जाता है। लेकिन तभी अचानक ओरिचिमारू का हाथ दोबारा से रीजनरेट हो जाता है। तुम्हें क्या लगा था कि रीजनरेशन की पावर सिर्फ तुम्हारे पास है? जिसके बाद ओरिचिमारू उसके पास जाकर उसके हाथ और पैर दोबारा से काट देता है। ये कहता है, तुम मेरे ऊपर कितने भी अटैक कर लो, लेकिन मैं दोबारा से अपने बॉडी पार्ट्स को रीजनरेट कर लूंगा। और इस बार विक्टर के दो बड़े बड़े हाथ निकल जाते हैं। अब बरूटो के शैडो क्लोन डीपा से लड़ रहे होते हैं। डीपा देखता है कि बरूटो अभी भी राशन गन बनाने का ट्राई कर रहा है, तो वो उस पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी अचानक मित्सुकी आकर उसे बचा लेता है। अब सरादा और बरूटो उसे देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। चलो अब टीम 7 मिलकर इसको हराते हैं। जिसके बाद ये लोग उससे फाइट करने लगते हैं और डीपा एक एक करके सबको जख्मी कर रहा था। और जब मित्सुकी उस पर दोबारा से अटैक करता है, तो वो इस बार भी मित्सुकी को जख्मी कर देता है और मित्सुकी को इस बार भी काफी ज्यादा चोट आई होती है। अब डीपा बरूटो पे अटैक करने वाला था, लेकिन सरादा आकर वो अटैक अपने ऊपर ले लेती है। बरूटो कहता है, आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया? बरूटो, मैं एक होगागे बनना चाहती हूँ और मैं अपने विलेज के किसी भी इंसान को ऐसे मरने नहीं दूंगी। और इस बार सरादा का शारिनगान टू टमोई शारिनगान में कन्वर्ट हो जाता है। अब मिया उस लोकेशन पे पहुंच जाती है और वो देखती है विक्टर बिल्कुल एक डेविल जैसा लग रहा है और वो इसे देखकर काफी ज्यादा चौंक जाती है। वहीं हम देखते हैं कि उस फ्लावर में से वो फल निकलने वाला होता है। विक्टर इसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और इसको खाकर मेरी रीजनरेशन की पावर और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगी। कोनोहामारू कहता है, सिर्फ इसके लिए तुमने अपने इतने सारे एम्प्लॉइज को ऐसे ही मार दिया। और मिया समझ जाती है कि विक्टर ही है जिसने उसके हस्बैंड को मारा था। अब विक्टर उस ट्री के ऊपर चढ़ने लगता है, लेकिन वो ट्री इसको ही पकड़ लेता है और वो उसको अपने अंदर खींच रही थी। ओरिचिमारू कहता है, भले ही तुम्हें ये डिवाइन ट्री लगे, पर ये उसकी एक सस्ती कॉपी है। और वो ट्री विक्टर को निगल लेता है। और यहाँ पे बरूटो के दोस्त डीपा से फाइट कर रहे थे और डीपा मित्सुकी को फिर से घायल कर देता है और सरादा भी काफी ट्राई करती है, लेकिन वो भी उसको पछाड़ देता है। तभी बरूटो अपना राशन गन बनाकर डीपा पे अटैक कर देता है, जिससे उसका डिफेंस पूरी तरीके से टूट जाता है। लेकिन तभी वो अपनी ट्रू फॉर्म में आ जाता है और इसके बाद उसके अंदर अलग ही तरह की पावर आ जाती है और वो इन लोगों पर अटैक कर देता है। और ओरिचिमारू उस ट्री के पास एक प्रिजन बना देता है, क्योंकि उस ट्री में से काफी खतरनाक गैस बाहर निकल रही थी और वो ट्री भी पिघल के नीचे गिर रहा था। और जब वो फ्लावर टूट के नीचे गिरता है, तो डीपा ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। अबे यार, ये क्या हो गया? मैं तो इसे खाने वाला था। और उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। अब मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। और बरूटो भी उस पर अटैक करने के लिए अपना राशन गन बनाने लगता है। सरादा उसे रोकने की काफी ज्यादा ट्राई करती है, क्योंकि इससे बरूटो का हाथ भी जा सकता है, लेकिन वो दोनों आपस में भिड़ जाते हैं। अब डीपा के सूट में क्रैक्स पड़ने लगते हैं और मित्सुकी आकर डीपा के सारे अटैक अपने ऊपर ले लेता है और सरादा आकर मित्सुकी को बचा लेती है। लेकिन इस अटैक से मित्सुकी का एक हाथ कट गया था और बरूटो का अटैक डीपा के आर पार हो गया था और वो वीक होकर नीचे गिर जाता है और साथ ही साथ ये बिल्डिंग भी गिरने लगती है। अब कोनोहामारू आकर कहता है, चलो हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। अब बरूटो मित्सुकी से माफी मांगने लगता है, क्योंकि उसकी वजह से मित्सुकी का हाथ दोबारा से चला गया। बरूटो, तुम इसकी चिंता मत करो, ये दोबारा से रीजनरेट हो जाएगा। और मिया सबसे ये कहती है, विक्टर के खिलाफ मैं सबको गवाही दूंगी, आप लोग मुझे अपने साथ लेके चलिए। अब ओरिचिमारू यहाँ से जाने लगता है। कोनोहामारू पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो? मेरा काम अब खत्म हो गया है और साथ ही मैंने नारुतो को भी इन्फॉर्म कर दिया था। और कोनोहामारू कहता है, वैसे मित्सुकी काफी जल्दी रिकवर हो गया। ओरिचिमारू कहता है, दरअसल हमें एक डोनर मिल
गया था और ये डोनर और कोई नहीं अडल्ट मित्सुकी होता है। और इसी के साथ ये पार्ट भी यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में मुझे जरूर से बताना। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस वीडियो पे लाइक टारगेट रखते हैं हम 10K लाइक्स का, तो जल्दी से कंप्लीट करा देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, टेक केयर, बाय बाय।